अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज बहरान नहीं सुनामी की जद में है, और ये सुनामी एक नहीं है बल्कि कई सुनामी है। हुकूमत इलेक्शन कराने के सुनामी की जद में है, इमरान खान गिरफ्तारी और नाअहली के सुनामी की जद में है, और अवाम महंगाई के सुनामी के भंवर में है, और ये मुल्क दिवालिया होने के सुनामी की लपेट में है। मगर हमारे सियासतदान सुनामी की घूमर घेरियों से निकलने की बजाय उल्टा उसका मुंह चढ़ा रहे हैं, जैसे सुनामी ना हो गई, कोई फुलझड़ी हो गई। यानी तमाम तर मसाइल, परेशानियों और बहरानों के बावजूद हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं। खान साहब इलेक्शन कराने और इक्तदार के गठजोड़ के लिए, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तो तैयार हैं, मगर मिसाके मईशत के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं। बाकी बच जाते हैं आप और मैं, यानी अवाम। तो वो महंगाई के सुनामी से निबर्द आजमा तो हैं, मगर उनके बस में और कुछ नहीं है सिवाय टैक्स पर टैक्स देने के। और ये दलदल ऐसी है कि टैक्स भी देते जाना है और गर्दन तक इस महंगाई में धंसते भी जाना है। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो अवाम की जिंदगी अजीरन किए हुए है, मगर हुकूमत की मुकम्मल और भरपूर तवज्जो इलेक्शन से फरार और इमरान खान को ठिकाने लगाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। कभी इमरान खान की गिरफ्तारी का शोशा छोड़ा जाता है, तो कभी उनकी नाअहली का सामान मुहैया करने की खातिर की जाती है। अब कुछ लोगों के करीब इमरान खान रेड लाइन है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी हुकूमत के लिए मसला बन चुकी है, और हुकूमत के नजदीक शायद इलेक्शन रेड लाइन है। लिहाजा इलेक्शन को लेकर नया बहरान पैदा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नागुज़ीर है, मगर हुकूमत शशोपंज में मुब्तला है कि इससे बचे तो कैसे बचे। मगर सवाल यह है कि क्या इलेक्शन से फरार मुमकिन है? इलेक्शन से फरार की राह में सुप्रीम कोर्ट ने तो बज़ाहिर बंद बांध दिया है, क्योंकि इलेक्शन ना कराने की सूरत में आर्टिकल 6 की तलवार लटक रही है। नाज़रीन, सियासी जमातें इक़्तिदार की रस्साकशी के साथ साथ अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। आज डॉलर 300 के हिंसे को छूने से कुछ पीछे रह गया, जबकि पेट्रोल फी लीटर भी शायद एक जस्त लगाकर 300 के हिंसे पर जा बराजमान होगा। घी, चीनी, आटा और दीगर अशिया जरूरिया एक एक करके महंगी होती जा रही हैं। यूं एक जानिब महंगाई के जरिए अवाम का तेल निचोड़ा जा रहा है, और दूसरी जानिब इलेक्शन से बचने के लिए खजाने में पैसे ना होने का राग अलापा जा रहा है। एक जानिब इलेक्शन से फरार के लिए सिक्योरिटी का बहाना तराशा जा रहा है, और तो दूसरी जानिब इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का सामान पैदा करने की कोशिश भी नहीं की जा रही। ये बहरान, ये तूफान और ये सुनामी हर रोज पहले से ज्यादा मजबूत और तनावर होते जा रहे हैं, मगर सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात देने तक ही इत्तेफा करते दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आगे बढ़कर इन मसाइल के आगे बंद बांधने को तैयार नहीं। कौन आगे बढ़ेगा? कौन पहल करेगा? क्या इलेक्शन होंगे? क्या मईशत की बेहतरी के लिए इकदामात उठाए जाएंगे? और सबसे बढ़कर कि ये रुकावट आ कहां से रही है? मैं अपना आज का पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक स्टेट मिनिस्टर बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब ने। इनके साथ साथ खेलदास कोस्तानी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग और सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन आदिल शाहजेब ने भी हमें ज्वाइन किया। तीनों का बहुत शुक्रिया। खान साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, कल इतवार का रोज था, एक पूरा एपिसोड हमने देखा जो जबान पार्क के बाहर हुआ। ये हुआ क्या? क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कस की जा रही हैं। जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि वो दीवार फलांग कर कहीं और चले गए खान साहब। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वो वॉशरूम में चले गए। फिर एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है, जरदारी साहब कहते हैं वो बेड के नीचे छुप गए। टीम वाकई अंदर आई थी? कोई उन्होंने छानबीन की, खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की कि बाहर से चली गई थी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जो है इमरान खान साहब ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की जद्दोजहद की है, और हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को अगर उन्होंने अट्रैक्ट किया है और हम उनके साथ हैं, तो बेसिकली जैसे मेरा कोई सियासत में आने का प्लान नहीं था, मेरे जैसे बेशुमार ऐसे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग, उनके साथ इसलिए जुड़े कि उन्होंने एक होप दी है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी यही विजन था, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ऑनरेबल दोस्त इधर पैनल पर बैठे हैं, तो सबकी ये ख्वाहिश है कि मुल्क में जो है रूल ऑफ लॉ हो और कानून की हुक्मरानी हो और अवाम को उनके बुनियादी हकूक मिले, और कभी भी
इस मुल्क में किसी को इस वजह से टारगेट ना किया जाए कि या उसकी सोच मुख्तलिफ है, या वो कमजोर तबकात से उसका ताल्लुक है, या वो कोई और मजहब से है। जैसे अभी आज वैसे दिन भी है, हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी जो है अपनी नेक ख्वाहिशात भेजी हैं हिंदू कम्युनिटी को होली के उनके जो त्यौहार है। और खेलदास साहब शायद आपके पास आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, मेरी तरफ से उनको भी इस त्यौहार की मुबारकबाद है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इमरान खान साहब ने परसों और जो स्पीच की, मैं तो मर्दान था, हमने वहां उनकी स्पीच कारकुनों और अवाम ने सुनी, पूरे मुल्क में सुनी गई। तो उससे एक दिन पहले भी उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे मुल्क को और हमारे एस्टैब्लिशमेंट को भी, सियासतदानों को भी, सबको, जो स्टेक होल्डर ने, सबको एक मैसेज दिया कि मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि मेरे ऊपर अगर कोई जाती कुछ है, यानी कि उन ऊपर क्या है, उनको अटैक किया गया है, दे वांटेड टू किल हिम, मारना चाहते। उनका मैं अपना सब कुछ माफ करता हूं और मैं मुल्क के लिए सबसे बात करने के लिए तैयार हूं। हाँ, उसमें उन्होंने एक प्रोविजो रखा कि जिन्होंने मुल्क को लूटा है, और वो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन अब यहाँ पे इंसेंटिव बनता था हुकूमत वक्त का कि वो आगे बढ़ के इस मौके से फायदा लेती मुल्क के लिए, क्योंकि उनके सर पे है इस वक्त इकोनॉमिक इशू को सेट करना, और उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हम शोमई किस्मत के वो क्या कहते हैं कि हुए तुम जो दोस्त दुश्मन उसका आसमा क्यों हो, तो शहबाज शरीफ साहब की या तो उनके खुद उनको, लेकिन खान साहब जब वो आपको बुला रहे थे, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीर पे तकरीर कर रहे थे, आपको पार्लियामेंट की राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तब आप लोगों ने उनका इनविटेशन कबूल नहीं किया था? यू गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट आपने, लेकिन यू टॉकिंग अबाउट समथिंग, आप 4 साल पहले की कोई बात मुझे याद दिला रही हैं, उसके बीच में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। मैं आज की आपको बात कर रहा हूं कि गोलियां खाने के बाद, जेल बरो तरीक के बाद, बेशुमार जुल्म सहने के बाद, हर तरह की तकलीफ सहने के बाद, एक साबिक वजीर आजम जो मुल्क का सबसे अगर मुहब्बे वतन नहीं है, कम अज कम हम सब जितना कम अज कम मुहब्बे वतन है, अगर कोई इसको नहीं मानता, उस पे गद्दारी के पर्चे कटने के बाद, हम सब पे पर्चे कटने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अरशद शरीफ की शहादत होने के बाद, आजम स्वाति साहब की बेइज्जती होने के बाद, शहबाज, सबके बाद वो आदमी क्या कह रहा है, मैं मुल्क के लिए ठीक सबके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। और उसके जवाब में क्या मिलता है, आज भी उस पे कोयटा में बलूचिस्तान में गद्दारी का पर्चा कटा है, और कल उसको गैर जरूरी तौर पे हालात को खराब करने के लिए पकड़ने की नाकाम कोशिश की गई। देखें, अदालत जो हुक्म करती है या जो अरेस्ट होता है, वो एक सियासतदान उसको फेस करता है, लेकिन फरमाइशी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी तो खान साहब तैयार नहीं है। कल इमरान खान साहब थे, मौजूद थे जमान पार्क में। मेरा सवाल वहीं पर है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली? देखें, मैं अर्ज करता हूं, इमरान खान साहब पहले भी वो जेल गए हैं, उन्होंने लॉज को फेस किया है, अदालतों को फेस किया है, जख्मी होने के बावजूद गए। अभी पिछले हफ्ते जिस तरह जिन हालात में वो गए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, वो लाहौर हाई कोर्ट भी गए, वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी गए, एंटी टेररिज्म कोर्ट भी गए, मजिस्ट्रेट की अदालतों में भी गए। अब इशू ये है कि कोई फरमाइशी गिरफ्तारी और किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान सलाखों के पीछे वो देखना चाहते हैं, वो तो कौम उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम कंडेम करते हैं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन खान साहब, मुझे कोस्तानी साहब के पास जाना है, उससे पहले मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ कि कल हुआ क्या था? खान साहब क्या जमान पार्क में ही मौजूद थे, नजर नहीं आए? ये हुआ क्या? देखिए, खान साहब जमान पार्क में ही थे, वो कहीं नहीं गए, वहीं पे थे। उस मौके पे वो अवेलेबल नहीं थे। जो शिबली फराज साहब ने जो बात की, वो शिबली फराज अपनी बात पे स्टैंड करते हैं, लेकिन हमारा नुक्ता फिर वही है, ठीक है, कि इस मुल्क को ये हुक्मरान लेके जाना किधर चाहते हैं। अगर वो इस वक्त हुक्मरान हैं, सवाल ये है, अगर वो हुक्मरान हैं, तो क्या आप पाकिस्तान की इस माशी तबाही को मजीद माशी तबाही का शिकार करना चाहते हैं? सब पढ़े लिखे लोग आप नहीं, बज़ाहिर तो खान साहब हुक्मरान तो वही है ना। अभी मैं तो कह नहीं सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है हुकूमत उनके पास नहीं है, किसी और के पास है? तो फिर क्या ये इन फैसलों के पीछे स्टैंड करते हैं? ये दहशतगर्दी के पर्चों के पीछे स्टैंड करते हैं? चले, मैं कोस्तानी साहब से पूछ लेती हूँ, क्या वो फैसले ओन करते? कोस्तानी साहब, क्या आप ये तमाम तर मुकदमात ओन करते? क्या आपकी हुकूमत है? पहले तो मैं अपने भाई अली मोहम्मद साहब, जो काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई, वो भी टीवी पे, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे होली की विशेस दिए, और जब वो पार्लियामेंट में होते थे तो हम अपनी सारी खुशियाँ साथ मनाते थे। और ये मैं आपके तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को होली की मुबारकबाद देता हूँ। सर, आपको भी बहुत। अभी बात की मेरे भाई अली मोहम्मद साहब ने, जो कानून की हुक्मरानी की, बिल्कुल इमरान खान साहब 22 साल से ये बात करते आए हुए थे। मैं भी चाहता हूँ अली मोहम्मद की तरह कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो,
तमाम 22 करोड़ अवाम को कानून की हुक्मरानी से उनको कानून की रेट सबके लिए बराबर हो। मगर मुझे ये बताया जाए 4 साल से ये हुकूमत में रहे, जो इन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई, जो आइन शिकनी की, वो इनसे भूल गए हैं। वो आज कल जो गिरफ्तारी जो आर्डर गए थे वो एक अदालत ने दिए थे, हुकूमत ने नहीं दिए थे। अदालत का एक हुक्म है। तो क्या नवाज शरीफ साहब लंदन से उनके खिलाफ फैसला आया, अपनी बेटी मरियम को लेकर कानून के सामने नहीं आके झुके, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी? दुनिया में कोई ऐसी मिसाल है नवाज शरीफ की के बाहर बैठा हुआ शख्स आया, उसने कानून के जो फैसला उनके खिलाफ था, फैसला मनगढ़ंत था, जाली केसेस थे, फिर भी उन्होंने आके कानून के सामने पेश हुए? इमरान खान कभी कहता है कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मैं बाहर नहीं निकल सकता। आप कहते हैं मैं कैंपेन चलाऊंगा, आप अपने जलसे लॉन्ग मार्च में जाते हैं, बाकी आपको बीमारी भी याद आ जाती है और आप अदालतों में पेश नहीं होते। अगर मरीम नवाज शरीफ के साथ अगर गलत कॉल आप लोगों के, तो फिर ये चीज इमरान खान साहब के साथ जो हो रही है वो भी तो गलत कंसीडर कर रहे हैं ना, वो भी तो कह रहे हैं ना। तो आप लोग हिस्ट्री को वापस रिपीट क्यों कर रहे हैं? वही काम जो वो कर रहे थे वो आप लोग कर रहे हैं। देखें, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ केसेस बने, उसको सजा हुई, वो बाज़त बरी भी हुई, वो सुरखरू होकर आई। कल नवाज शरीफ भी सुरखरू होकर आएंगे, वो झूठे केसेस थे। इमरान खान को अगर अपने केसेस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो समझते हैं कि झूठे केसेस हैं या कोई इल्ज़ाम है, तो वो अदालतों के सामने आके पेश हो और वहाँ पे जवाब दें। वहाँ पे जब जाके अपना केस लड़ेंगे, फिर मैं तो ये फैसला नहीं करूँगा कि इमरान खान पे ये केस सही है या गलत है, ये अदालत को करना है। तो जो जिसका काम है, कानून की हुक्मरानी यही है कि आप कानून के सामने पेश होना है। ये नहीं हो सकता एक शख्स जो सारे निज़ाम को यरगमाल बना के बैठा हो, अपने वर्कर लेकर आता हो, वो अपनी तमाम मुतालबा, तमाम ख्वाहिशात पूरी करे और एक इंतशार फैलाए, और दूसरे जो 22 करोड़ बाकी लोग हैं उनको इंसाफ ना मिले, तो ये भी तो कोई तरीका नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनको तो अदालतों के सामने तो तमाम केसेस में पेश होना पड़ेगा। कोस्तानी साहब ऑप्शन मौजूद है। आदिल, मुझे ये बताइएगा ये क्या चल रहा है? पहले आप चल रहा है कि पहले इमरान खान साहब कुछ पहल करें फिर हुकूमत कुछ करे, क्योंकि हुकूमत कहती तो है कि हम गिरफ्तार करेंगे और ये होंगे भी, और इमरान खान साहब भी ये बात कहते हैं कि मैं गिरफ्तार होऊंगा, मुझे पता है। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक इमरान खान की मेरे ख्याल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का इशू है वो ये है कि जब आप कर्ब लगाते हैं किसी भी लीडर पे, चाहे वो नवाज शरीफ था, अल्ताफ हुसैन था, उससे पहले के लोग थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हम जैसे लोगों ने उस वक्त भी कंडेम किया, आज भी कंडेम कर रहे हैं, और ये उसूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। जहां तक गिरफ्तारी की बात है, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी एक इंप्रेशन जरूर देना होगा कि ये जो इंसाफ की राह में जो रुकावट का इंप्रेशन बन रहा है कि जी कोई अगर वारंट समन है वो अगर सर्व हो रहे हैं वहां पे, तो आप जी कॉल दे देते हैं, जी पहुंचे आप जमान पार्क पहुंचे। यार नवाज शरीफ भी तो 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्ट होके आए थे, वो भी तो लोगों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। जब उनको गिरफ्तार किया जाना था तो वो गिरफ्तारी उन्होंने दे दी, बेटी समेत दे दी। वो उस पर नहीं जाते कि उन पर जो चार्जेस थे वो ठीक थे गलत थे, या इमरान खान साहब पर जो चार्जेस हैं वो ठीक है गलत है। लेकिन एक रूल ऑफ लॉ होता है, जब आपकी पेशियां होती हैं अदालतों में और आप 4-5 हजार का मॉब लेके पहुंच जाएं, आप मुझे बताएं उस बी इन द जजेस शूज कि क्या वो उस वक्त मेरिट पे फैसला देने की पोजीशन में होते हैं कि इनकी जमानत एक्सटेंड की जाए या उनको 1-2 दिन हिरासत में रखा जाए, उनसे तफ्तीश कर ली जाए, अगर वो बेगुनाह है उन्हें घर पहुंचा दिया जाए। ये एक इंप्रेशन तरीके इंसाफ को दूर करना पड़ेगा। हुकूमत को अलबत्ता ये इंप्रेशन दूर करना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आ रही है, देखिए पहले शहबाज गिल अरेस्ट हुआ, उसके बाद आजम स्वाति अरेस्ट हुआ, उसके बाद जेल भरो तहरीक में 9 लोग अंदर गए, तो अदालत के जरिए उनको बाहर लाना पड़ा। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसमें नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरह नजर आ रही है जिस तरह राना सनाउल्लाह पे 15-20 किलो हेरोइन डाली, एहसन इकबाल को नारेवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पकड़ा गया, खाकान अंदर, यानी 20-20 महीने इन लोगों ने जेल काटी है। तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तो होश के नाखून दोनों तरफ लेने चाहिए, लेकिन इल्जाम तराशी आदिल, हाँ, इल्जाम तराशी सिलसिला भी जारी है। पीटीआई जो है वो गिने चुने लोगों पर इल्जाम तराशी करती है, नून लीग भी कर रही है, उसमें साबिक चीफ जस्टिस का भी नाम है। एंड हैविंग सेड दैट कि आपकी बात भी हुई है, मैं जानना चाहूंगी कि जो बात हुई है उसमें उन्होंने कोई एतराफ किया किसी गलती का? बात क्या हुई आपकी उनसे? नहीं, गलती का नहीं, गलतियों का उन्होंने एतराफ किया, और मेरे लिए भी बहुत ही शॉकिंग कन्वर्सेशन थी वो फरवा। जब मेरी उनसे बात हुई तो
मुझे पता चला कि जी उनका शायद व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया है। तो मैंने बात उनसे शुरू की व्हाट्सएप पे, जो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो हैक हो गया है और उन्हें खदशा है कि कोई ऑडियोज वगैरह जो है वो इस्तेमाल करके और कोई डॉक्टर किस्म की ऑडियो उनकी ना आ जाए, क्योंकि 4-5 दिनों से खबर चल रही है कि शायद उनकी कुछ ऑडियो वगैरह जो है वो मार्केट में आने वाली है। उन्होंने साथ में मुझे ये बताया कि जी जो इमरान खान साहब को उन्होंने सादिक और अमीन करार दिया था, वो मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं करार दिया था। तो मैंने उनसे पूछा ये मुकम्मल और जुज़वी सादिक और अमीन क्या होता है? उन्होंने कहा जो मेरे सामने केस पड़ा हुआ था उस केस के हिसाब से मैंने कहा ये सादिक और अमीन है, लेकिन उनके जो बाकी मामलात हैं वो मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन है या नहीं है। अब सादिक निसार साहब की साकिब निसार साहब की बिल्कुल आज डिफरेंट पोजीशन थी। साथ में उन्होंने ये कहा कि मैं इंसान हूं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपके कुछ फैसलों पे काफी कंट्रोवर्सीज हैं, बड़ी तनकीद आज तक होती है कि आपने दबाव में आकर कुछ फैसले किए और करवाए। तो उन्होंने कहा मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मुझसे गलतियां हुई होंगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक साबिक चीफ जस्टिस की जानिब पे से, जिन पर एक बड़ा इल्जाम ये है कि आपने जहांगीर तरीन को नाअहल करवाया बैलेंस करने के लिए, फिर आपने इमरान खान को बचाया, फिर पनामा में जो एक किरदार रहा है और जनरल बाजवा की जो इंटरेक्शंस रहे हैं जावेद चौधरी के साथ या अंसार अब्बासी के साथ, वो रिकॉर्ड पे है। तो इस तनाजुर में साकिब निसार साहब का ये कहना कि मैं इंसान हूं और मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मुझसे मेरी गलतियों के बारे में पूछा जाए, वो इसके लिए भी तैयार है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं एक मिसाल कायम कर रहा हूं कि जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं। तो ये जो साकिब निसार साहब का आज की जो गुफ्तगू थी, उसमें मेरे ख्याल में कि अब इसको आई डोंट नो कि गवर्नमेंट किस तरह से लेती है, पीटीआई किस तरह से लेती है, लेकिन पीटीआई का एक बयानिया था जब से सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब, उसे एक सर्टिफिकेट करार दिया जाता था कि एक वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान को जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। तो जिन्होंने सादिक डिक्लेयर किया था, आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी आदिल, उन्होंने जनरल फैज के, आपने जब सवाल किया दबाव के बारे में, तो उन्होंने उस पर भी कोई तबसरा किया? नहीं, उस पे बड़ा इंटरेस्टिंग तबसरा था और वो उस पे गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा एक 18वें 19वें ग्रेड का जर्नल शर्नल जो है वो मुझ पर दबाव डालेगा, वो साकिब निसार पर दबाव डालेगा। लेकिन उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जनरल फैज आज भी उनसे राब्ते में है, क्योंकि वो गुस्से में कि कल मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी कि जनरल फैज और जो वो है साहब है वो मिलकर लॉबिंग कर रहे हैं अदलिया में इमरान खान साहब के लिए। इस इल्जाम को उन्होंने तो डिनाई की, लेकिन ये जरूर कहा कि इमरान खान साहब से वो राब्ते में नहीं है, लेकिन बहरहाल जनरल फैज उनसे राब्ते में है और उनसे पूछते सर आप कैसे हैं, क्या है। वो जाहिर बात है जो उनकी कन्वर्सेशन होगी वो मुझसे तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के बारे में जो उन्होंने अल्फाज किए वो ऑन एयर कहे नहीं जा सकते। लेकिन उससे एक टेक अवे मेरा ये था कि साकिब निसार साहब जो है वो थोड़े से रिग्रेटफुल हैं, उनका रवैया ऐसे था कि नवाज शरीफ वाले मामले को भी लेके वो रिग्रेटफुल है, उन सारे केसेस के मामले में भी उनको रिग्रेट है। देखिए मैंने उनसे ये स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि आपसे गलत फैसले हुए हैं, तो आपने तो बड़े अहम सियासी और आईनी मुकदमात का फैसला किया, तो आप बताएं कि कहां आपसे गलती हुई, कौन से केस के गलत फैसले हुए। तो उन्होंने कहा कि जी ये मैं पूछने के लिए तैयार हूं और जो भी क्वेश्चंस के लिए तैयार हूं, जो भी मुझसे क्वेश्चन करना चाहे मेरे फैसलों के बारे में, मैं वहां ये बात करूंगा। अदरवाइज एक और अदालत भी है, उसमें चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। मतलब वो अल्लाह ताला की अदालत का वो रेफर कर रहे थे, तो वो कुछ थोड़े से इमोशनल भी मुझे लगे, कुछ थोड़े से डाउन भी लगे, क्योंकि उन पर एक प्रेशर जरूर बिल्डअप हुआ है कि ये जो फैसले आपने करवाए थे पनामा में या पूरे सारे, तो अब अगर PMLN ये कह रही है कि नवाज शरीफ के केसेस को अंडू करना है, तो वो वैसे तो अंडू नहीं होंगे। पहले तो साकिब निसार साहब को अपनी गलती माननी पड़ेगी, फिर कोर्ट को। तो ये मामला जो है ये काफी आईनी तौर पर एक बैटल मेरे ख्याल है कि एक शुरू हो चुकी है, पेचीदगी की तरफ ये मामला जा रहा है। और साकिब निसार साहब का ये कहना कि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान है, एंड ही वाज रेफरिंग टू द जुडिशरी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा मैंने खान साहब को एक एडवाइस भी भिजवाई है कि आप अदलिया को
इस तरह से अदलिया के साथ ये वाला सलूक ना करें कि अगर आपके हक में भी बड़े फैसले आए हैं तो आपके खिलाफ आते हैं तो आप उनको अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत का भी यही रवैया होता है जो वो जजेस के साथ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप इससे तो बेहतर यही है कि आप इंटरव्यू ही दे दें। तो उन्होंने कहा यार मैं इंटरव्यू फिलहाल नहीं दूंगा, मैं बुक ही लिखूंगा और बुक में फिर मैं सारी बातें करूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक ये बात कही कि अगर मैं मर गया तो मुझे खुशी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो थोड़ा सा मुझे डाउन भी लगे, क्योंकि ऐसी बातें इमोशनल हो जाता है बंदा। हाँ, नहीं मतलब वो इमोशनल भी थे, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि उनका ये ख्याल है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता उन्हें कुछ हो जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे सिक्योरिटी रेंजर्स एलीट सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, तो मैं खुद ड्राइव करता हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, ना मैंने दबाव एक्सेप्ट किया, ना मैं मुल्क से जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है ये खुशी की बात होगी। मेरा ख्याल का जिक्र तो नहीं किया साकिब निसार साहब ने? नहीं, मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि अगर मैं ना रहूं, मेरे साथ कुछ हो जाए तो पाकिस्तान में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। ये उनके अल्फाज हैं। ठीक है आदिल, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद खान साहब से भी ये बात करनी, क्योंकि ये सादिक और अमीन वाली बात जो उन्होंने की है ये भी बड़ी माने ख़ेज़ है, और साथ ये भी कि ये अंडू कैसे होगा नवाज शरीफ साहब वाला पूरा का पूरा केस। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आदिल शाहजेब की जो बात है वो आपने सारी सुन ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस में कोई कमी आएगी या उसको कोई फर्क पड़ेगा साबिक चीफ जस्टिस की इस गुफ्तगू के बाद कि सादिक और अमीन मुकम्मल तौर पे करार नहीं दिया था? देखिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे साकिब निसार साहब, और जब इतने बड़े ओहदे पे आप पहुंचते हैं तो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो काबिलियत होती है तो आप पहुंचते हैं, दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें आपसे हुई होती हैं, और इन द हाइंडसाइट जब आप रिटायर हो जाते हैं तो कुछ चीजें आपको जो है आपको याद आती हैं। कुछ आपने अच्छे काम किए होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ठीक है, उनका एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें से हर कोई अपने मतलब की चीजें निकालेगा। आदिल साहब तो प्रोफेशनल आदमी है और वो किसी की ज्यादा साइड वगैरह नहीं लेते। वो तो वही बात उधर से वो उन्होंने जो उन पे क्वेश्चन किए हैं, मैं समझता हूं कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरफ से ये चीज आना कि जो आपकी इस गुफ्तगू में, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ नहीं उनकी भी सिर्फ गुफ्तगू ही हुई है। जी खान साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में जो आप गुफ्तगू फरमा रही हैं, जो आदिल साहब ने अपने कमेंट्स दिए हैं, उससे मुझे आइडिया हुआ कि जब उन पे सवाल हुआ कि क्या कोई फॉर्मर, कोई जिम्मेदार आदमी एस्टेब्लिशमेंट का या कोई आला अफसर उसने कोई से राब्ता किया या कोई उन पे प्रेशर, तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि मुझे कोई प्रेशराइज करने का सोच भी नहीं सकता, कोट एंड कोट। तो अगर ये बात है तो इसका तो फिर मतलब ये है कि वो पानामा वाले फैसले पे स्टैंड करते हैं। तो वो जो चीज उससे कि इल्दास भाई की पार्टी निकालना चाह रही है, वो फिर ये असल में इनका मसला ये है कि लड्डू खाते हैं बड़े शौक से, सोचते बाद में। तो ये वाला लड्डू ना खाइएगा कि इससे आपको मजीद बदहजमी का एहतमाल है। बाकी जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, फैसला एज ए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किया था। कितने वो ईमानदार हैं नहीं है, उसका फैसला अवाम अभी आपको 2023 के इलेक्शन में करके दे देगी। किसी को अंदाजा नहीं है तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो सदर्न पंजाब में इलेक्शन हुआ है राजनपुर वाला, अब हमने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अभी बड़ा फैसला आना है 2023 का इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन खान साहब इसमें एक चीज मैं और भी ऐड करना चाहूंगी कि आप लोगों का भी बड़ा हार्ड स्टांस है, ठीक है, अब इस चीज को साइड पर रखते हुए कि किस पे कितनी तनकीद हो रही है, आप एक शख्स पर जो कि साबिक आर्मी चीफ है मुसलसल खान साहब उस पर तनकीद कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब कल को आपकी हुकूमत आएगी तो क्या जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस ट्रायल की आप बात कर रहे हैं, आपकी हुकूमत वो कर पाएगी, कर सकती है, या यहां पर भी एक यू टर्न ले लिया जाएगा कि वो तो एक सियासी बयान था? देखिए, मैं समझता हूं इन सारी चीजों में जो सबसे अहम बात इमरान खान साहब ने अपने पिछले 8-9 महीनों की स्पीचेस में खासकर उन पे जब जानी हमला हुआ है उसके बाद जो उन्होंने की है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है वो ये है कि मेरी अपनी जात पे अगर कोई कुछ भी है तो मैं उसमें कोई किसी से बदला लेना या कोई उस पे इंतकाम ऐसी चीज को, इस एहतमाल को रद्द कर दिया है। और अब उन्होंने अपने आगे की परफॉर्मेंस, आगे की फैसला साजी को
पाकिस्तान और आइन से जोड़ा। लेकिन खान साहब जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं उनका नाम नहीं खान साहब ने लिया, सबका कहा। सब में पॉलिटिशियंस भी हैं, सब में एस्टैब्लिशमेंट भी है। अगर पॉलिटिशियन से बात करनी है तो पॉलिटिशियन से बात करना आसान है, अगर एस्टैब्लिशमेंट से करनी है तो वो बता रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूं? तो आप बात करना किससे चाह रहे हैं, पॉलिटिशियन से, सियासी जमातों से या एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, सब में तो सब स्टेक होल्डर्स आते हैं। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। ये अच्छी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट ने अगर ये फैसला किया है कि सियासत से दूर होना चाहते हैं, लेकिन क्या आज के हालात में ऐसा लग रहा है? मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं लग रहा। तो इन हालात में फिर सब स्टेक होल्डर्स देखें, ये मुल्क हम सबका मुल्क है और हम सब ने इसको आगे लेके जाना है। आज भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आज भी बलोचिस्तान बोलान के इलाके में हमारे कोई, मेरे ख्याल में अभी तक जो इतलात हैं 9 या 10 के करीब शहादतें आज की हैं जो हमारे वहां जवान शहीद हुए हैं। तो ये जो शहादतें आ रही हैं उसका क्या ये तकाजा नहीं है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासतदान, जिम्मेदार लोग सारे इस मसले से कौम को निकालें? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसने हम सबको आगे का रास्ता भी दिखा दिया है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज जनरल इलेक्शन एंड सूबाई जो इलेक्शन है, दिस इज द वे फॉरवर्ड कि अवाम के पास जाएं और अपने 22 करोड़ अवाम से फैसला करा लें। लेकिन खान साहब यहाँ पे एक चीज ये है कि आपने 10 महीने जो है 11 महीने उसका ज़िया कर दिया। आपने कहा बात नहीं करेंगे, और अगर आपने बात करनी है आप लोगों ने, हमने किया, तो जरदारी साहब से बात कर लें, बात करनी है तो शहबाज शरीफ से बात कर लें, बात ही करनी है ना, कहीं से शुरुआत तो कर लें। देखें, ये मैं आपको दोबारा ये अर्ज कर रहा हूं, वो कहते हैं ना कि 2 हाथ से ताली बजती है, हमेशा हुकूमत पहल करती है। लेकिन मैं दूसरी बात, देखें, इस मुल्क में बहुत ज्यादतियां हुई हैं, इस मुल्क में बहुत और हर जगह मसले मसाइल रहे। सारा अगर मलबा सियासतदान पर डालेंगे तो भी गलत, सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट पर डालेंगे तो भी गलत। यहाँ हर तरफ से ज्यादतियां भी हुई हैं, हर तरफ नुकसान भी हुआ है। देखें, मुझे आप बताएं, कोई इसका अजाला है कि बेनजीर चाहे कुछ भी कर ले, बेनजीर दोबारा जिंदा हो सकती है शहीद जो है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। और इसी चीज से बचने के लिए मुझे ये बताएं कि 99 में जो हुआ नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब हमारे सियासी मुखालिफ हैं, लेकिन किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हथकड़ी दे ले, ये तो कोई जो है आईन में इसकी इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ये चीज कर रहे थे तब पीटीआई उनके खिलाफ थी। लेकिन आई एम प्लीज्ड टू हियर दैट कि आप दोनों जमातें एक पेज पर हैं इस मामले में। देखिए, पूरा आपका टॉप ब्रास शहीद हुआ 1987 में। यहाँ पे आपके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिपाही से लेकर जर्नल तक शहादतें भी दी हैं। जनरल नियाजी शहीद नहीं हुआ उधर, बिल्कुल ठीक है कोस्तानी साहब, जो ट्राइबल बेल्ट है। तो जब सब तरफ नुकसानात भी हुए हैं और सब लोगों ने इसको ठीक करना है, मुझे ये नहीं समझ आती। ठीक है कोस्तानी साहब, मैं खान साहब मैं इजाजत चाहूंगी, मैं कोस्तानी साहब को इन्वॉल्व कर लूं इस गुफ्तगू में। इमरान खान को गिरफ्तार करो। ठीक है कोस्तानी साहब, इतना बड़ा मसला है, पंजाब में डेट आ गई है, स्केड्यूल नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहे आप लोग, तो कर लें बात, अगर वो कह रहे हैं बुला लें। मुल्क नहीं आगे जाएगा ना। फरवा, देखिए, पहली बात ये कि मैं पनामा केस के थोड़े बात करूंगा। आपने अली मोहम्मद साहब ने भी उस पर बात की। देखिए, ये आदिल शाहजेब ने जो बात की है, इससे पहले जावेद चौधरी साहब आर्टिकल लिख चुके हैं, इससे पहले जज अरशद मरहूम साहब जो गवाही दे चुके हैं, उसके बाद सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बोल चुके हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये जो सिलसिला है, ये गवाहियां हैं एक शख्स के लाडले को उनको नवाजने के लिए जो सारा कुछ 2017 में किया गया। आज जो पाकिस्तान जिस मसाइल का शिकार है, नवाज शरीफ को इन्होंने निकाल के एक ऐसा फैसला दिया, उसको सियासत से निकाला गया। ये सिर्फ एक इंतकाम लिया गया, ये सिर्फ एक उनकी ख्वाहिशात थी। तो मैं समझता हूँ ये सहूलतकार थे इमरान खान के सारे लोग, ये शामिल है। और मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं मुतालबा करता हूँ, जब जावेद चौधरी साहब लिखता है, जब आदिल शाहजेब बात कर रहा है, जब शाह महमूद कुरैशी बात कर रहा है, जब सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं, जज अरशद मलिक की ऑडियो मौजूद है, जब आप समोसों और पकौड़ों पे सुप्रीम कोर्ट 100 मोटर लेता है, एक मुल्क के 3 दफ़ा के वजीर आज़म के साथ नाइंसाफी की, नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी की गई, क्यों नहीं फुल कोर्ट बनता? उसमें ये सारे आके लोग बोले, बताएं। और ये मैं समझता हूं साकिब निसार साहब जो आज बात की है, ये एक दिन बोलेगा, ये सच सामने आएगा। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ का जो केस है वो नवाज इसी के बाद अंडू होगा? क्या इसमें से कुछ निकलेगा? क्या आप लोगों को ये लीड मिल गई है? नवाज शरीफ को जब तक ये
जो उन्होंने एक सजा दी है जो नहीं बनती थी, मैं समझता हूं उनको पहले ये साबित करना पड़ेगा ये एक झूठा केस था, एक ख्वाहिशात पूरी की गई और किसी की ख्वाहिश पे ये फैसला दिया गया और ये बोलेंगे तो मैं समझता हूं तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आप मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम को इंसाफ नहीं देते तो पाकिस्तान के एक आम आदमी को इंसाफ कैसे देंगे? ये आज इंसाफ का मसला है। मैं समझता हूं जब तक तमाम पाकिस्तान में एक शख्स लादा बना के आप उनको 2 घंटों में जमानत भी दे रहे हैं, अदालतों में पेश भी नहीं होते, मगर इंसाफ की बात तो करते हुए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इंसाफ तो आप लोग भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये समनिया 2 तहलील हुई है, वहां से गवर्नर डेट नहीं दे रहे हैं जिन्होंने साइन किए थे केपी में, यहां से आप लोग इलेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो इंसाफ आप किस चीज का इंसाफ कर रहे हैं? फरवा इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर 2 सूबों में इलेक्शन होता है, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत में आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। 4 सूबों ये कॉन्फिडेंस जो हमारी 4 इकाइयां हैं, अगर इकट्ठे इलेक्शन नहीं होते इस मुल्क को नुकसान होगा, इस मुल्क की वदानियत को नुकसान होगा, इस मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। हमें इलेक्शन एक साथ कराने पड़ेंगे जब भी इलेक्शन का वक्त आएगा। ये नहीं है किसी की ख्वाहिश पे, एक आदमी की ख्वाहिश पे असेंबलियां टूटती है फिर इलेक्शन करवा, ये नहीं हो सकता कि आप 4-5 साल इलेक्शन कराते रहो। इलेक्शन कराने के लिए सब पैसा भी चाहिए, अमन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं समझता हूं अगर आप पंजाब में कराते हैं, सिंध में इलेक्शन नहीं करते, बलूचिस्तान में नहीं करते हैं, केपीके में करते हैं, तो इससे मुल्क को फायदा नहीं होना है। लेकिन तो आप किसी की एक शख्स की आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। एक शख्स जो है इस सारे निजाम को यरगमाल बना के बैठा है, ये क्यों एक शख्स की ख्वाहिशात पे? ठीक है, कोस्तानी साहब यही से बात करेंगे, लेकिन आइन में इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि सब इलेक्शन साथ ही हो सकते हैं। और फिर अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो 2008 में भी हमारे बहुत ही बुरे हालात थे सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन इलेक्शंस हुए थे। तो हम क्या बहाने ढूंढ रहे हैं या वाकई हमें मसाइल का सामना? एक ब्रेक के बाद सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इमरान खान की गिरफ्तारी हो रही है, नहीं हो रही है, हुकूमत कर रही है, नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि मुमकिन है हुकूमत के लिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी? अगर तो प्रोसिक्यूशन के पास मजबूत केस है तो प्रोसिक्यूशन के उस मजबूत केस की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? तो इफ्तिखार साहब, ये जो गिरफ्तारी है ये हुकूमत के लिए भारी तो नहीं पड़ जाएगी? क्या भारी पड़ेगी, क्या होगा? क्योंकि तहरीके इंसाफ वाले तो तैयार हैं, आपने देखा है कल पूरा दिन क्या होता रहा। कितने लोग आए थे वहां पे? इतने तो थे कि पुलिस ने मुकदमा कर दिया। नहीं, कितने लोग थे? देखे ना, लाहौर शहर की आबादी 1.25 करोड़ है, सिर्फ शहर की आबादी। कितने लोग आए थे वहां पे? अली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे पूछ रहे, खान साहब कितने लोग आए थे वहां पर? देखिए, बात इसकी नहीं है कि कितने लोग थे और क्या 1.25 करोड़ आएंगे या 1.5 लाख आएंगे या 10,000 आएंगे। बात देखें, इफ्तिखार साहब की अपना एक व्यू है, काबिल एहतराम है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं लेकिन इस वक्त कौम का मसला इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है। इस वक्त कौम का मसला यह है कि उनके पास रोटे को खाने को रोटी नहीं है। वो आपकी इस वक्त मईशत तबाही का शिकार है। दुनिया में आपको कोई $1 देने का रवादार नहीं है। मईशत आपसे चल नहीं रही। आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उससे लोग इस्तीफे मांग रहे हैं। आपका हफ्ते हफ्ते 10-10 रुपए और 20-20 रुपए आपके डॉलर जो है ऊपर जा रहे हैं। मुल्क का खजाना तबाह है। आपकी टेररिज्म की सूरत हाल ये है कि आज के दिन भी आपकी 9-10 शहादतें बलोचिस्तान में हुई हैं और इस हुकूमत को एक दहशतगर्द। यही सवाल मैं खान साहब इफ्तिखार साहब से कर लेती हूं। इफ्तिखार साहब, आपको लगता है अफसोस की बात है, कितने ही अफसोस की बात है कि आज के दिन भी उन पे बलोचिस्तान में पर्चा कटा है। यार, ये इसको एक नजर दूसरी तरफ इसको देख लेना। उनको सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने खान साहब की बात सुन ली है। पाकिस्तान पे गद्दारी का पर्चा कटना ये कोई फख्र की बात है, ये खुशी की बात है। ये जो हुकूमत करने जा रही है ये इन हालात तो खान साहब, मैं आप ही का सवाल जो है वो इफ्तिखार साहब को देना चाह रही हूँ। इफ्तिखार साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है और वो मेरा ख्याल से एज अ पार्टी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन होनी चाहिए। मैं न इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा। समझ ले मेरी बात। अगर प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग केस है तो प्रोसिक्यूशन हैज ए राइट टू अरेस्ट, दैट्स ऑल। इसमें कोई ABC की बात नहीं है। किसी के बारे में भी हो, ही शुड पे द प्राइस। इसमें धमकी देने की बात क्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इफ्तिखार साहब, इलेक्शन एक बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क का। ये हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे, अनाउंस तो हो गए हैं, 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं। आपको लग रहा है हुकूमत बड़ी आसानी से इलेक्शन करा लेंगी पंजाब में? हुकूमत कौन है?
ये तो कराने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो फंड्स तो हुकूमत ने देने ना इफ्तिखार साहब। बिल्कुल देगी, फंड देगी, क्यों नहीं देगी? हाउ कैन दे रिफ्यूज? तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएंगे, और इलेक्शन का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो इलेक्शन का रिजल्ट वही होता है जो इलेक्शन के शाम को बैलेट बक्सों में से बैलेट पेपर्स को काउंट करने के बाद जारी होता है। लेट अस वेट एंड सी। लेकिन वहां तो मामला ये पॉलिटिकल है इफ्तिखार साहब। वहाँ ये हो पॉलिटिकल हो या बी पॉलिटिकल हो, मैं इलेक्शन में के नताइज में यकीन रखता हूँ। कोई पार्टी भी जीते, वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिजल्ट्स। बिल्कुल, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या ही कहने हैं। कोहिस्तानी साहब, इलेक्शन जो है वो आप लोग करा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग मुत्तफिक है इस बात से कि इलेक्शन लेट नहीं होने चाहिए, डेट आ गई है, तैयारी करें, इलेक्शन में जाएं, पानी का पानी दूध का दूध हो जाए। फरवा साहिबा देखो, पहले भी मैंने कहा इलेक्शन कराना गवर्नमेंट का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन सर फंड गवर्नमेंट के वज़रा आके टीवी पे बैठ के कहेंगे कि इलेक्शन इतने दिनों में नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, फंड्स नहीं है, दहशतगर्दी है, तो ये कैसे चलेगा? मैं भी आपको कह रहा हूं, एक पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूं। मैं सिंध में रहता हूं, अगर पंजाब में KPK में इलेक्शन होता है तो सिंध और बलूचिस्तान में नहीं होता है, तो इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। इलेक्शन जब भी होना है एक साथ होना चाहिए। अब तो ये इमरान खान भी कल उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक साथ होना चाहिए वरना नुकसान होगा, ये तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं। तो बात ये है कि आपने जो बात की कि इमरान खान साहब पेश नहीं, मुझे ये बताएं, इस मुल्क का वजीर आज़म शहबाज शरीफ है, आज वो जब वजीर आज़म बनाए FIA में पेश होता रहा है, कल उनका बेटा पेश होता रहा है, तो इमरान खान नेब में क्यों नहीं नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है? नोट उनके सामने पेश क्यों नहीं हो सकते? हमने इनके जबर, इनके इंतकाम का मुकाबला किया, 90 दिनों का रिमांड होता था। ये इनको तो तमाम सहूलतें मिली हुई है अदालतों से, अदालती निज़ाम से, जो इनको तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो भी 2 दिन में जाता है बाहर रोकर आता है। हमें जिस हालत में रखा गया जेलों में, लेकिन आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को जेल से गिरफ्तार किया गया, ये इंतकाम इमरान खान ने लिया। अमेरिका में जाके बात की कि वहां पे AC लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जिस एंगल को आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी तरफ से अच्छा है, और जिस एंगल को PTI वाले डिस्कस कर रहे हैं उनकी तरफ से नो है। यानी अगर वो इलेक्शन कह रहे हैं कि सब एक साथ होने चाहिए, तो वो अपनी डेट्स पर इलेक्शन मांग रहे हैं कि एक साथ होने चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, तो आप अपनी तारीख पे कहेंगे कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। और इस पूरी कशमकश में जो फंस रहे हैं या पिस रहे हैं वो आवाम है, क्योंकि मुआशी तौर पर बुरे हाल है। एक ब्रेक। अली मोहम्मद खान साहब ये बताएगा कि खान साहब अब पेश होंगे या फिर नहीं होंगे? नायब ने भी उन्हें तलब कर लिया है 9 मार्च को। देखिए, उनकी लीगल टीम मामलात को देखेगी और देख रही है, और पेश होना और ना होना, देखिए ये तो ऑप्शन ही नहीं है। वो तो अदालत जब उनको बुलाती है वो जाते हैं। कौन सी अदालत है जिसमें वो नहीं गए? जाहिर है किसी की जाती ख्वाहिशात पे तो गिरफ्तारी है, और ये तो कोई किसी की ख्वाहिशात हो सकती हैं कि किसी की डिमांड हो, फरमाइश हो। बहुत से यहाँ शहंशाह फिरते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, और लॉ के लिए ही तो उनकी सारी स्ट्रगल है। ये भी आप देखें, मरियम साहिबा ने जो गुफ्तगू की सरगोदे में, उसको आप कंपेयर कीजिएगा इमरान खान साहब की जो उन्होंने एक बात की थी, और वो भी जब वो शहबाज गिल साहब के साथ जो वाकयात हुए उस पर उन्होंने एक बात की जिस पर उनको नोटिस मिला तौहीन अदालत का। वो मजिस्ट्रेट साहबा की अदालत में खुद बनफसी नफीस हाजिर हुए। अभी पिछले हफ्ते वो 3-4 अदालतों में, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद और सारी बाकी अदालतों में वो पेश हुए हैं। तो कौन सी अदालत है जिसमें खान साहब जो है वो पेश नहीं हो रहे? हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि देखें, उस शख्स पे जानी हमला हो चुका है जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा के बड़े लोगों में से, लीडरान में से उनका नाम है। वो अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी है। क्या हम एज अ पार्टी वर्कर या पाकिस्तानी कौम या जिम्मेदार लोग जो भी जिसको फिक्र है मुल्क की और मुल्क में अमन और अमान की, वो उनको अलाउ कर सकता है कि वो उनकी जिंदगी से कोई खेले? ठीक है। खान साहब मुझे बताइए, कोहिस्तानी साहब, आप लोग अब गिरफ्तार तो नहीं करेंगे इलेक्शन से पहले? कोई प्लान B तो नहीं आपके पास मौजूद, आपकी हुकूमत के पास? देखिए, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क के पॉपुलर लीडर थे, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे। वो 200 से ज़्यादा पेशियाँ उसने भुगती। वो अदालतों में पेश होते थे, नेब कोर्ट में पेश होते थे। एक गमला नून लीग के वर्करों ने नहीं तोड़ा, कहीं पे हुजूम लेके वहाँ नहीं गए। जब भी वो कोर्ट में गए,
ऑनरेबल तरीके से उनके सामने, अदालत के सामने जाके पेश हुए। ये इमरान खान साहब खुद लोग लेके आते हैं, इंतज़ार करते हैं, अदालतों को 4-4 दिन इंतज़ार करते हैं, मैं पेश हो रहा हूँ, कारकुनों को बुलाते हैं, और जिस तरीके से वो जाते हैं तो बिल्कुल हम सब दुआगो है। किसी की ज़िंदगी, इमरान खान साहब हो या और कोई लीडर हो, किसी की जिंदगी पे इस तरह का अटैक हो सकता है, अल्लाह ना करे, मगर जिस तरह ये जाता है, जिस तरह लोग लेके जाते हैं, खुद हमें तो, मुझे किसी ने बताया जब इस्लामाबाद आए थे, इनके वर्करों के पास असला था, डंडे थे, तो इस तरह अगर रियासत को, रिट को चैलेंज किया जाएगा तो अल्लाह ना करे ऐसा कोई सानिया हो जाए। गिरफ्तार तो मैं समझता हूँ पहले कि नहीं करेंगे, बस वन लाइनर आंसर। बिल्कुल अदालतें कहेंगी, जिस तरह अदालत ने कहा है गिरफ्तार करना है तो जरूर गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट अपनी रिट से पीछे नहीं हटेगी, रियासत अपनी रिट से पीछे नहीं हटेगी, कानून का एहतराम होगा, कानून के हुक्म। हम जो समझ रहे थे कि बड़े अफामो तफहीम से मामला हल हो जाएंगे कोर्ट के एक डिसीजन के बाद, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी बड़ी लंबी रेस है और बहुत कुछ आने वाला है।